हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज पुनः लेकर आया हूं कक्षा 9 में आपका बेहतरीन टॉपिक, जो हमने इससे पहले एक वीडियो भेज दिया है। उसके बाद हम दूसरा लेकर आए हैं, उसी के आगे का पार्ट 2, जिसमें हमने कोशिका को लिया है। जैव जो जीवन की इकाई है कोशिका, उसका अध्ययन हम करा रहे थे। तो आइए चलते हैं कोशिका की ओर। तो प्यारे बच्चों, आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप वहाँ जाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट से उसे देख लेना। तो आइए चलते हैं प्यारे बच्चों, कोशिका की खोज। तो सबसे पहले कोशिका की खोज, उससे पहले वाली वीडियो हमने संपूर्ण तरीके से बताया है, लेकिन आपको यहाँ पर बता देते हैं कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी, और जबकि जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक महोदय ने की। लीवेनहॉक जो वैज्ञानिक है, उन्होंने सन 1674 ईस्वी में की थी। तो यहाँ से आप इससे पहले वाले वीडियो में देख लेना। तो हम आज लेकर चलते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो प्यारे बच्चों, आपको समझना है कि सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत क्या होता है। यानी ये जो कोशिका से जीवों का विकास हुआ, तो जीवों का जब विकास हुआ तो आखिर कैसे हुआ, इस पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले दो वैज्ञानिक इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक का नाम है स्लाइडेन, जबकि दूसरे वैज्ञानिक का नाम है स्वान। तो आइए चलते हैं, हम दोनों के बारे में बात करते हैं। तो लिखा है कोशिका सिद्धांत को सर्वप्रथम स्लाइडेन, एक वैज्ञानिक है स्लाइडेन और दूसरे वैज्ञानिक है स्वान। तो स्लाइडेन व स्वान ने दिया। तो पहली बात तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझना होगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो दो वैज्ञानिक हैं, एक स्लाइडेन, दूसरे हैं स्वान। उन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया, यानी सेल थ्योरी को दिया। तो स्लाइडेन ने सन 1838 ईस्वी में पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया, पादप यानी जो प्लांट सेल थी, पादप कोशिकाएं यानी पादप यानी वनस्पतियों से संबंधित जो अध्ययन किया था, वो स्लाइडेन महोदय ने किया था। जबकि स्वान ने क्या किया, सन 1839 ईस्वी में नेक्स्ट ईयर में जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया था। और जंतु कोशिकाओं का, लेकिन इन दोनों का वर्क सेम था, कार्य इन दोनों का सेम था। इसीलिए हम दोनों को एक ही बातें उन्होंने कही, इसलिए हम कहते हैं कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। तो देखेंगे कोशिका सिद्धांत को निम्न बिंदुओं द्वारा हम समझ सकते हैं। तो उन्होंने कोशिका सिद्धांत में क्या कहा, उसको हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने है प्यारे बच्चों, सभी जीवधारी एक या एक से अधिक कोशिकाओं तथा उनके उत्पाद से बने होते हैं। यानी जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हों, बहुकोशिकीय हों, सब जीवधारियों का निर्माण कहीं ना कहीं कोशिका से ही हुआ है। अब जैसे मानव जो आपको दिखाई पड़ते हैं, जैसे मानव है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना है, और जो एक कोशिकीय जीव है वो एक कोशिका से बना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कोशिका से ही बना है या उसके द्वारा जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा बना है। तो कहने का तात्पर्य हुआ, जो स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया पहला सिद्धांत के तहत पहला पॉइंट दिया, उन्होंने कहा सभी जीवधारियों का निर्माण कोशिकाओं से या उनके उत्पादों से ही हुआ है। और दूसरा इन्होंने बिंदु कौन दिया, नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। यानी जो नई कोशिकाएं बनती, अब कोशिकाओं से तो विकास हो गया, लेकिन जो नई कोशिकाएं बनती हैं, नवीन मतलब जो न्यू सेल का निर्माण होता है, वो उसमें होता है कोशिका विभाजन। कोशिका में एक विभाजन होता है, और उसी कोशिका विभाजन के द्वारा नवीन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो यानी कोशिकाओं का विकास अगर पूछा जाए किससे हुआ, तो हम कहेंगे कोशिकाओं का विकास कोशिका से ही हुआ है, ना कि कोशिकाएं स्वतः उत्पन्न होती हैं। कोशिकाओं का विकास सिर्फ कोशिका से होता है। वही लिखा है, नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली जो कोशिकाएं थीं, उन्हीं पहले वाली कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यानी जब विभाजन हुआ और उस विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का विकास हो जाता है। तो कैसे होता है जरा देखिए, ये आपकी कोशिका है, ये केंद्रक है, और इसमें विभाजन कैसे होता है, तो ये दो भागों में टूट जाती है, बढ़ जाती है। मतलब एक कोशिका किसमें बढ़ गई, दो भागों में। तो यानी इसका क्या होगा, दो भागों में विभाजन हो गया। इसका सारा मटेरियल जो होता है कोशिका द्रव्य, वो दो भागों में बढ़ जाता है, और इस प्रकार दो नई कोशिकाएं, या हम कह सकते हैं पुत्री सेल,
यानी डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। इस कोशिका विभाजन के द्वारा आप संपूर्ण तरीके से समझेंगे। कोशिका विभाजन जो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, उसको अलग से बताएंगे हम आपको। फिलहाल आप समझ लीजिए विभाजन कैसे होता है, दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं, इसी को हम कहते हैं कोशिका विभाजन। और इसी कोशिका विभाजन के द्वारा ही नई कोशिकाओं का विकास हो जाता है। तो आपने यहाँ तक समझ लिया, दो आपके हो गए। अब हम चलते हैं कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवधारी, यानी जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर किस तरह बांटे गए हैं। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो जीव दो प्रकार के होते हैं, तो कैसे होते हैं जीव, तो आप देखिए कैसे होते हैं। संख्याएं हमें देखनी है, संख्याएं कितनी है उस संख्याओं के आधार पर कोशिकाओं का हम डिवाइडेशन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे पहला पॉइंट आपके सामने है कि एक कोश की जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी वे जीव जिनका विकास या निर्माण केवल एक ही कोशिका से होता है। यहां से प्यारे बच्चों ध्यान देना है, केवल एक ही कोशिका होनी चाहिए, एक ही कोशिका से ही होता है, उन्हें एक कोश की जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहां से आपको समझेंगे एक कोश की, और यहां से एक कोश की में आपको पकड़ना क्या है, एक, यानी एक ही कोशिका होगी। जिस शरीर का निर्माण एक ही कोशिका से होगा उसे हम कहेंगे एक कोश की जीव। तो बात आती है कि एक कोश की जीव होते कौन कौन से हैं। तो जैसे कि बात की जाए, जैसे हम कहेंगे अमीबा, क्या कहेंगे, अमीबा, जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना। तो ये सब जीव कैसे हैं, एक कोश की जीवधारी होते हैं, यानी इनकी पूरे शरीर का निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका से होता है। इसी प्रकार क्लेमाइडोमोनास है, ईस्ट है, बहुत सारे जीवधारी हैं जिनके एक ही सेल से निर्माण होता है। और दूसरा है आपका बहुकोश की जीव। बहुकोश की जीव प्यारे बच्चों क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम कहेंगे वे जीव जिनका निर्माण एक से अधिक, मतलब क्या होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए, एक से अधिक हो, दो हो, चार हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, करोड़ हो, अरब हो, चाहे जितनी हो, लेकिन एक से अधिक होनी चाहिए। या फिर हम कह दे सकते हैं इनको अनेक कोशिकाएं, एक से अधिक, या कह सकते हैं अनेक सारी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं। तो अनेक कोशिकाओं से हुआ है, उन्हें बहुकोश की जीव कहते हैं। यानी बहुकोश की जीव कौन से होंगे, जिनमें बहुत सारी सेल्स उपस्थित होती हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि हम किस तरह कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो भागों में कोशिकाओं को, जीवों को बांट सकते हैं। पहला कौन सा है, एक कोश की जीव, दूसरा है बहुकोश की जीव। एक कोश की जीव में क्या होगा, एक ही कोशिका से निर्माण होगा एक कोश की, बहुत सारी कोशिकाओं से विकसित होगा बहुकोश की। तो हमें क्या करना है, शब्दों के माध्यम से आपको सिर्फ समझना है, इन परिभाषाओं को याद कतई नहीं करना है, आपको समझकर ही चलना है। अब बात करते हैं कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो आप देखेंगे जो आपको नग्न आंखों से दिखाई पड़ जाते हैं। अब नग्न आंखों से जैसे आप स्वयं अपने आप को ही देख पा रहे हैं, मानो आप देख पा रहे हैं चींटी को, आप देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं मच्छर को, आप देख पा रहे हैं गाय है, आप देख पा रहे हैं भैंस है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो आप नग्न आंखों देख पा रहे हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं बहुकोश की जीव। मानव भी एक बहुकोश की, चींटी, मच्छर, मक्खी, जितने भी आपको दिखाई पड़ते हैं, छोटे से छोटा जीव जो आप देख पाते हैं, वो भी बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, क्योंकि कोशिका को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो अब हम चलते हैं कोशिका की संरचना की ओर। आइए चलते कोशिका संरचना। आपने देखा एक कोश की जीव, बहुकोश की जीव। बहुकोश की जीव के बाद आपको हम लेकर चलेंगे कोशिका है उसकी संरचना की ओर। तो कोशिका संरचना क्या होती है, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कोशिका की संरचना, यानी कोशिका जो है वो बनी कैसे है, इसका हमें अध्ययन करना होगा। और सपोज दैट आप मानिए कि ये कोशिका है, अब ये कोशिका कौन है भैया, ये है जंतु कोशिका। कौन सी है, जंतु कोशिका। और जबकि ये कौन सी है, पादप कोशिका, ये है पादप कोशिका।
तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कोशिका की संरचना की अगर बात की जाए तो एक हमने जंत कोशिका बना दी, एक हमने पादप कोशिका बना दी। और जब जंत कोशिका की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे जंत कोशिका में कि सबसे बाहर की ओर एक ये परत है, आपको दिख रहा होगा, ये बाहर की ओर जो परत आपको दिख रही है इसी को हम कहते हैं कोशिका कला। इसका नाम क्या है? कोशिका कला। ये कोशिका कला हो गई। और अंदर एक द्रव्य भरा रहता है, ये द्रव्य भरा रहता है और इसी द्रव्य को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। और बीच में एक गोल संरचना होती है जिसे हम कहते हैं केंद्रक। अब इसी प्रकार इसमें जाएंगे पादप कोशिका में, तो सेम है बिल्कुल। ये जो परत आपको दिख रही है यही कोशिका झिल्ली है, कला है। और इसमें जो एक द्रव्य भरा रहता है उसी को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। और मध्य का जो बीच वाला भाग है इसी को हम कहते हैं केंद्रक। तो ये तीन बातें हो जाती हैं। और फिर हम चलते हैं कोशिका भित्त। इसके बाहर की ओर एक आवरण और पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्त। तो आप देखेंगे तीन प्रकार की मुख्यतः परतें पाई गई, कोशिका कला, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। जबकि पादप कोशिका में एक परत और पाई जाती है जिसे हम कोशिका भित्त यानी सेल वॉल कहते हैं। तो इसमें तीन होती। तो आइए देखते हैं कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करते हैं जिनमें मुख्यतः तीन घटक दिखाई देते हैं। सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि हम कोशिका को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, यानी बहुत सूक्ष्म होती है। इसीलिए हम इसका अध्ययन किसके द्वारा करते हैं? सूक्ष्मदर्शी से द्वारा। तो इसमें तीन घटक कौन कौन से? पहला घटक आपके सामने प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका कला या फिर इसी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है केंद्रक यानी इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। तो पहला होगा कोशिका झिल्ली, दूसरा हमने बीच में बताया केंद्रक होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और तीसरा है कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य को हम कहते हैं इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे तीन घटक हो जाएंगे, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तीन घटक हो जाएंगे जिसमें हम पहला घटक आपको डिटेल से बताते हैं। आइए चलते पहले घटक की ओर। पहला घटक का आपके सामने है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो प्यारे बच्चों आपको देखना है सेल मेम्ब्रेन। तीन घटक हमने बता दिए, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो प्यारे बच्चों हम प्लाज्मा झिल्ली की ओर चलेंगे तो देखेंगे जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण तथा पादप कोशिका में कोशिका भित्त के ठीक नीचे के आवरण को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो देखो हमने बताया जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण, जबकि पादप कोशिका में आपको क्या देखेंगे? ये बाहरी आवरण, ये जो कोशिका भित्त उसके ठीक नीचे क्या है? आपकी क्या है? कोशिका कला यानी प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं यह एक अर्धपारगम का तात्पर्य होता है कि जिसमें आधे अधूरे पदार्थ प्रवेश करते हैं, उसी को हम कहते हैं अर्धपारगम या वर्णात्मक झिल्ली होती है। इसे जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। तो इसमें वर्णात्मक का मतलब यहाँ पर वर्ण माने चयन करना, वर्णात्मक कह दो या चयनात्मक कह दो, चूजिंग। तो यानी हम अर्धपारगम का मतलब होता है आधे अधूरे पदार्थ प्रवेश करेंगे, जबकि आधे अधूरे पदार्थ जो हैं वो जो लिक्विड होंगे, विलयन होंगे, उसके सभी पदार्थ प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसके हमने नाम रखा अर्धपारगम झिल्ली या वर्णात्मक झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली। चयनात्मक इसलिए कहा क्योंकि कुछ चीज़ों का ये चयन करेगी जबकि सभी का चयन नहीं करेगी। तो आप देखेंगे इसे, ये हो गया वर्णात्मक झिल्ली। इसे हम जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। अब जीव द्रव्य कला क्यों कहते हैं? तो देखेंगे अगर केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य यानी ये दोनों अगर मिला लिए जाए तो इसका हम नाम दे देंगे जीव द्रव्य। यानी ये बाहर वाली परत प्लाज्मा झिल्ली, द्रव्य भरा है कोशिका द्रव्य, ये जो बीच में संरचना इसे केंद्रक कहेंगे। तो ये तो हो गई कोशिका द्रव्य, बीच वाला केंद्रक हो गया।
लेकिन अगर इस कोशिका झिल्ली के बाहर ये जो है इसके अंदर जितना भी मटेरियल केंद्रक हो कोशिका सब जोड़ लिया जाए तो उसे हम कहेंगे जीव द्रव्य। तो वही तो हमने कहा है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों को जोड़ लिया जाए तो क्या बन जाएगा, जीव द्रव्य, जिसे हमने कहा था प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म कहा था, तो प्रोटोप्लाज्म तो यही कहलाएगा जीव द्रव्य। तो आप देखेंगे भैया, क्या देखेंगे, ये अगर पूरा जीव द्रव्य देखा जाए तब भी तो ये प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ही है, यानी जीव द्रव्य का आवरण कौन सा है, वो भी तो आपका क्या है, यही है कोशिका कला। तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया, जीव द्रव्य कला। तो जीव द्रव्य कला भी हो जाएगी, इस प्रकार इसका दूसरा नाम हो जाएगा। फिर देखेंगे इसकी संरचना की बात करते हैं। तो कोशिका कला की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम सिंगर, एक वैज्ञानिक हुए हैं सिंगर और दूसरे हुए हैं निकोलसन। तो सिंगर और निकोलसन दोनों लोगों ने मिलकर, सिंगर और निकोलसन दोनों लोगों ने मिलकर इन्होंने क्या किया, कोशिका कला का एक तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल सन 1972 ईस्वी में, सन 1972 ईस्वी में प्रस्तुत किया। यही सिद्धांत कोशिका झिल्ली की संरचना का सर्वमान्य सिद्धांत है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझना, हमने सबसे पहले बताया कि जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण क्या होगा, सबसे बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली होगा, जबकि पादप कोशिका में बाहरी आवरण कोशिका भीतर उसके अंदर वाले आवरण को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। और चूंकि ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों को मिला लिया जाए तो जीव द्रव्य हो जाता है, और जीव द्रव्य का भी अगर देखा जाए आवरण क्या है तो प्लाज्मा झिल्ली, इसीलिए हमने दूसरा नाम दिया जीव द्रव्य कला। अब संरचना की अगर बात की जाए तो संरचना का अध्ययन सबसे पहले सिंगर और निकोलसन ने सन 1972 ईस्वी में किया था, और इसके लिए उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम कहते हैं तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल। अब इस मॉडल के अनुसार क्या है, मॉडल के अनुसार इन्होंने बताया कि दो परतें होती हैं फास्फोलिपिड की, वसा की, और एक जो आपके प्रोटीन होते हैं वो जहां तहां लगे होते हैं। अब इसको हम संरचना से जरा समझते हैं। तो आप देखेंगे ये प्लाज्मा झिल्ली की हमने संरचना बनाई है। तो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना जो आपको ये रेड कलर के दिख रहे हैं ये फास्फोलिपिड है। तो एक फास्फोलिपिड की परत देखो, ये इतनी मोटी यहाँ हो गई, तो फास्फोलिपिड की एक ये परत, एक ये परत, तो पहली परत दूसरी परत। तो हम देखेंगे फास्फोलिपिड की कितनी परत हैं, दो परतें हैं, एक ये परत हो गई और एक ये परत हो गई। तो दोनों परतें क्या हो गई, फास्फोलिपिड की परत हो गई। और दूसरा इसमें जो आपको नीले ये कण दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं, ये प्रोटीन के कण हैं। ये प्रोटीन के कण लगातार नहीं लगे होते हैं, जबकि फास्फोलिपिड क्रम से लगे होते हैं, फास्फोलिपिड क्रम से लगे होते हैं। और प्रोटीन के अणु ये जहां तहां लगे होते हैं, टंगे रहते हैं। तो जब जहां तहां अलग अलग लगे होते हैं इसी को हम कहते हैं मोज़ेक, मतलब अलग अलग बिखरे रहना, यही कहलाता मोज़ेक। इसीलिए इसका नाम रखा गया तरल मोज़ेक मॉडल। तो तरल मोज़ेक मॉडल रखा गया। तो इस मॉडल के अनुसार हमने अभी बताया, इस संरचना से कोशिका झिल्ली की संरचना का सर्वमान्य सिद्धांत यही है, और इस मॉडल के अनुसार कोशिका कला फास्फोलिपिड अणुओं की दो परतों से बना है। तो हमने अभी बताया फास्फोलिपिड की कितने परतें, दो। अभी बताया ये रेड कलर की जो आपको दिख रही यही फास्फोलिपिड की बनी है, और एक परत ये हो जाएगी, एक हो जाएगी, तो कितनी हो गई, दो परत। यानी फास्फोलिपिड की दोहरी परत से बनी होती है, एक परत दो परत। प्लाज्मा झिल्ली दोहरी परत की बनी होती है। यहां देखोगे आप, फिर जल में विलेय अधिकांश पदार्थ परतों को पार नहीं कर पाते। तो हमने पहले बता दिया था कि ये कैसी झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली। और जब अर्धपारगम झिल्ली है तो इसमें वसाम्ल कहाँ से प्रवेश करेंगे, वो तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वही इसमें बता रहा है कि जल में विलेय अधिकांश पदार्थ परतों को पार नहीं कर पाते हैं। जल अगर घुल गया है, लेकिन जल के सभी जो अन्य पदार्थ हैं क्या घुले हुए, वो सब प्रवेश कर जाएंगे, नहीं प्रवेश करेंगे। इसीलिए हमने इसका नाम दिया था वर्णात्मक, चयनात्मक, अर्धपारगम झिल्ली। ये सब हमने अर्धपारगम झिल्ली, वर्णात्मक, चयनात्मक नाम दिया था। फिर आगे कोशिका कला में प्रोटीन अणु भी पाए जाते हैं। तो हमने पहले बता दिया ये सारे क्या हैं,
ये सारे नीले कलर के आपके क्या दिख रहे हैं, प्रोटीन अणु होते हैं, जो कि हमने चित्र में नीले से दर्शाया है। ठीक है, अधिकांश तो ये जो आपके अणु हैं पाए जाते हैं, ये प्रोटीन अणु अलग अलग, ये देखो लिखा है अलग अलग मोज़ेक के रूप में बिखरे रहते हैं। तो हमने बताया था ये अलग अलग बिखरे रहते हैं, इसीलिए तो हमने मोज़ेक कहा इसे, बिखरे रहते हैं। और कुछ प्रोटीन अणु वसा अणुओं की परतों में चिपके रहते हैं। अब देखो ये वसा जो फास्फोलिपिड यानी वसा वाले हैं, इसमें देखो ये चिपके हुए रहते हैं, साइड में देखो चिपके हैं साइड में। लेकिन फिर बता रहा है, क्या कह रहा है, जबकि कुछ प्रोटीन अणु इन्हीं वसा अणुओं की परतों में धसे रहते हैं। कोशिका कला लगभग 75 अंगस्टान मोटी छिद्रिल अर्धपारगम झिल्ली होती है। तो आप देखेंगे प्रोटीन अणु कुछ तो इसमें देखो धसे हुए हैं, देखो ये फास्फोलिपिड में धसा है, ये धसे हैं, ये पूरी आर पार धसे हैं। तो ऐसे ही ये बनती चली जाती है और पूरी प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों समझेंगे, ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हो जाएगी, जो आपको दोहरी परत के रूप में ये आपके फास्फोलिपिड की बनी है। जबकि नीले कलर से जो आपको दर्शाया गया है वो सभी क्या हैं, प्रोटीन कण हैं। प्रोटीन कण भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाहर फास्फोलिपिड यानी वसा से चिपके रहते हैं, दूसरे इसी में धसे रहते हैं। तो इस प्रकार ये है इनका तरल मोज़ेक मॉडल। तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ तक समझा, और इसके बाद हम चलेंगे प्लाज्मा झिल्ली के कार्य या महत्व, यानी इसका क्या महत्व है, इसके क्या कार्य हैं, उसका भी वर्णन हम कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो आप लोग चैनल को यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें, और कमेंट के रूप से हमें एक ऊर्जा जरूर दीजिए अच्छे और जो अच्छा लगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं प्लाज्मा झिल्ली की कार्य को। तो प्यारे बच्चों आपने देखा सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का अध्ययन करने के बाद आप देखेंगे हम चलेंगे प्लाज्मा झिल्ली के कार्य, यानी जो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, आखिर ये इसका कोई ना कोई महत्व होगा, कार्य होंगे। तो आइए उन हम कार्यों का अध्ययन कर लेते हैं। तो कोशिका झिल्ली के कार्य तथा महत्व, यानी कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली यानी जो कोशिका कला थी उसके महत्व क्या है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार हैं, इनको हम निम्नलिखित तरीके से देखेंगे। तो पहला आपके सामने कार्य है, यह झिल्ली विभिन्न पदार्थों के प्रवेश तथा निकलने को नियंत्रित करती है। यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें कौन से पदार्थ प्रवेश करेंगे, कौन से निकलेंगे, ये प्रवेश और निकलने दोनों की प्रक्रियाओं का नियंत्रण कंट्रोल किसके द्वारा होगा, इसी प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा संभव हो पाता है। इसी प्रकार दूसरे कार्य की ओर चले तो हम देखेंगे यह कोशिका के उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। यानी जो उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है वे पदार्थ जो उस जीवधारी के लिए, उसकी जो कोशिका होती है उसके लिए हानिकारक होते हैं, अगर वो रुके रहे कोशिका में तो उस कोशिका के लिए हानिकारक होंगे, उसके लिए खतरनाक होंगे। तो इन पदार्थों को बाहर निकालना होगा कोशिका से। तो इस निकालने में भी कौन मदद करता है, यही प्लाज्मा झिल्ली ही करती है। तो वही लिखा है कोशिका के उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है जो हानिकारक हो उस कोशिका के लिए, उन पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद कौन करेगी, यही कोशिका झिल्ली ही करती है। तीसरा आपके सामने कार्य है, यह कोशिका को निश्चित आकृति भी प्रदान करती है। यानी जो कोशिका होती है उसको किस आकार में, गोल होगी, अंडाकार होगी, चौकोर होगी, वो जो आकृतियां हैं यानी आकृति माप जो प्राप्त कराएगी, उस आकार का निर्धारण भी इसी कोशिका झिल्ली के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो प्यारे बच्चों आपने देख लिया कि कोशिका झिल्ली के कार्य कितने होते हैं, बहुत सारे कार्य हैं। उसमें हमने 3 कार्य आपको बताए कि कौन कौन से कार्य होते हैं, किस तरह इनको आपको समझना है और समझ कर आपको इनको अध्ययन करना है। आगे चलते हैं कोशिका कला द्वारा परिवहन, यानी इसमें परिवहन, इसके द्वारा आखिर परिवहन कैसे होता है। परिवहन प्यारे बच्चों आप समझते हैं, एक वस्तु जब दूसरी जगह जाती है या दूसरी यहाँ पर आए तो जाना, ले जाना और लाना, इसी को कहते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। तो यानी ट्रांसपोर्ट कैसे करती है, इसमें किस प्रकार पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी परिवहन कैसे होता है। तो इसकी 2 विधियां हैं।
इसकी दो विधियां कौन कौन सी, सबसे पहले आपके सामने दिख रही होगी विसरण। विसरण को कहते हैं डिफ्यूजन, विसरण को कहते हैं डिफ्यूजन, यानी दो विलयन कोई हों और आपस में जब ये मिल जाते हैं तो आपस में इनका मिश्रण तैयार हो जाता है, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं यानी विसरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे समझेंगे, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता विलयन की ओर गति करके अणु एक समान सांद्रता बनाते हैं। यानी हमें क्या समझना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह समझना है, मान लिया कोई एक विलयन ये है, एक विलयन ये है और एक विलयन ये है, दो विलयन है, दो विलयन है, दो विलयन है यहाँ पर, और इनका हम कांटेक्ट कर देते हैं, आपस में मिलाने का प्रयास करते हैं। तो एक ये कैसा है, गाढ़ा पदार्थ है, ये उच्च सांद्रता वाला है, और ये कैसा है, निम्न सांद्रता वाला। उच्च का मतलब होता है ये गाढ़ा पदार्थ है, ये थोड़ा गाढ़ा इतना नहीं है। तो जब ऐसे हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसमें जो अधिक गाढ़ा पदार्थ होता है वो कम गाढ़े पदार्थ की ओर गति करने लगते हैं, कण ऐसे गति करने लगते हैं, मतलब इस इधर से किधर जाएंगे, उच्च से निम्न की ओर जाएंगे। तो जब उच्च से निम्न की ओर जाएंगे तो इसी को हम कहते हैं विसरण, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलयन आपस में जाकर और समान, दोनों की सांद्रता समान हो जाती है, इस प्रकार इन दोनों का मिश्रण तैयार हो जाता है, विलयन बन जाता है, इसी को हम कहते हैं विसरण। तो लिखा उच्च सांद्रता से कम सांद्रता विलयन की ओर गति करके अणु एक समान सांद्रता बनाते हैं, इसे ही हम विसरण कहते हैं, इसे ही विसरण कहते हैं। लेकिन विसरण के लिए क्या होगा, कुछ जो छोटे पदार्थ होते, बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, वही इसमें विसरण द्वारा पहुंचते हैं, जैसे CO2, जैसे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और जल। ये जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल के अणु होते हैं वो विसरण के माध्यम से प्लाज्मा झिल्ली की ओर आर पार गति करते हैं। यानी प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसके आर पार गति करने के लिए कौन होते हैं, ये विसरण माध्यम से उसमें आदान प्रदान होता है। तो ये विसरण प्यारे बच्चों हो जाएगा उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, इतना याद रखना, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। और दूसरा आपके सामने है कौन सा, दूसरा है आपका पराशरण, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जब एक अर्धपारिगम झिल्ली, तो यहां से प्यारे बच्चों आपको क्या समझना है, एक अर्धपारिगम झिल्ली होगी और अर्धपारिगम झिल्ली में, झिल्ली के माध्यम से, मतलब हमें क्या करना है, दो विलयनों को फिर से मिलाना है, दो विलयनों को हमें फिर से मिलाना है, ये दो विलयन है, इनको हमें फिर से मिलाना है। लेकिन मिलाने के लिए पहले हमने डायरेक्ट इसको मिला दिया था, लेकिन अब हम इसमें बीच में कोई एक झिल्ली रख लेंगे जिसका नाम होगा अर्धपारिगम में, मतलब एक ऐसी झिल्ली हमें लेनी है जो अर्धपारिगम, और अर्धपारिगम का मतलब होता आधा अधूरा। हमने सबसे पहले आपकी कोशिका झिल्ली में भी बताया था कि अर्धपारिगम का मतलब होता आधे अधूरे इसमें पदार्थ प्रवेश करेंगे, संपूर्ण पदार्थ स्वतंत्रतापूर्वक प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमने इसका नाम दिया अर्धपारिगम झिल्ली। और जब इस परिस्थिति में जाएंगे तो इसमें भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, लेकिन कैसे, अर्धपारिगम झिल्ली की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इसमें आप देखेंगे पराशरण में क्या होगा प्यारे बच्चों, एक अर्धपारिगम झिल्ली की उपस्थिति में क्या होगा, उपस्थिति में उच्च सांद्रता वाले विलयन निम्न सांद्रता विलयन की ओर गति करके समान विलयन बनाते हैं, इस प्रक्रम को हम पराशरण कहते हैं। तो पराशरण में प्यारे बच्चों क्या होगा, विसरण और पराशरण में सिर्फ अंतर इतना है कि विसरण में कोई भी अर्धपारिगम झिल्ली नहीं होती है, जबकि पराशरण में आप देख रहे हैं को बिना पारिगम झिल्ली के, अर्धपारिगम झिल्ली के पराशरण की क्रिया नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे आप देखते हैं दूध होता है, मिल्क होता है, और इस मिल्क में अगर हम कोई, जैसे आप देखते हैं किशमिश है या छुआरा है, इस टाइप से हम डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रवेश कर जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है, मतलब फूल जाता है। तो ये सब पराशरण क्रिया द्वारा ही संभव हो पाता है। तो यहाँ तक आपने समझा प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने वॉच किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और साथ में इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर करना, और कमेंट के माध्यम से हमें ऊर्जा जरूर प्रदान करना, ताकि हम आपको और बेहतर वीडियो को प्रदर्शन दे सकें, आपको
सही तरीके से सही बेसिक जानकारी देकर हम आपको समझा सकें। जय हिंद, जय भारत।